नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। 10 ग्राम सोने की कीमत 741 रुपए बढ़कर 80,194 रुपए हो गई है। ये ऑल टाइम हाई है। इससे पहले सोना 30 अक्टूबर 2024 को 79,681 प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा था। तो अभी अंदाजा लगाया जा रहा था कि जून तक सोने की कीमत 85,000 तक पहुंच सकती है। तो वहीं चांदी 715 रुपए बढ़कर 91,248 रुपए प्रति किलो हो गया है। सोना आज यानी 23 जनवरी को अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 741 रुपए से बढ़कर 80,194 रुपए हो गया है। इससे पहले मंगलवार को इसके दाम 79,453 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। सोने ने पिछले साल 30 अक्टूबर को 79,681 रुपए प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं चांदी की कीमत में भी तेजी आई है। यह 715 रुपए बढ़कर 91,248 रुपए प्रति किलो हो गई है। इसके पहले चांदी 90,533 रुपए पर थी। चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। तब यह 99,151 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई थी। इसके बहुत सारे कारण हैं और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे कि आखिर सोने के दाम पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ते क्यों जा रहे हैं और कैसे इन पर स्थिरता आ सकती है। आंतरिक स्थिति की बात कर ले या देश के बाहर की स्थिति की बात कर ले, आखिर कौन सी वो स्थिति है जो इस तरह से सोने के भाव में लगातार तेजी आती जा रही है। इसी खास मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन वाकई अब आम आदमी के लिए सोना खरीदना बड़ा महंगा हो गया है। ऐसे ही सोने को लेकर आम आदमी बड़ा मुश्किल से एक प्लान बनाता है कि कैसे उसको सोना खरीदना है। लेकिन पिछले कुछ सालों से सोने की कीमत लगातार जिस तरह से बढ़ती जा रही है, इस पर आम आदमी वाकई चिंतित है। अगर सोना खरीदना भी चाहे तो कैसे, ये कह सकते हैं सोने के चलते उसकी नींद हराम हो गई है। सोना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया, चाहे पहनने वाला या रात को नींद लेने वाला सोना। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया। हमारे साथ हैं आर्थिक विश्लेषक लोकेश भारती जी और वित्तीय विशेषज्ञ ओमनाथ शर्मा जी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले लोकेश भारती जी, देखिए जिस तरह से हम भारतीय अगर हम बात कर ले, कोई भी अगर खुशी का माहौल होता है, शादी हो तो वहां पर सोने के जेवरात बिल्कुल खरीदे जाते हैं और इसको लेकर बहुत लंबे समय से तैयारी की जाती है। माता पिता है वो सोने के जेवरात बना के रखते हैं या रखते हैं। लेकिन अगर कभी कभी हम कुछ और सोने के जेवरात बनाते भी हैं वक्त जब जरूरत पड़ती है, लेकिन इस पर अब बड़ा मुश्किल होते जा रहा है क्योंकि सोने के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रारंभिक तौर पर आखिर ये सोने के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है आम जनता अगर पूछेगी तो वो यही कहती है, भाई इतना सोना क्यों बढ़ता जा रहा है? जो अभी एक साल पहले तकरीबन 60,000 था, अब वो 80,000 के ऊपर पहुंच गया है। जी साहू जी, मेरा हमेशा ही मानना है कि आम जनता को आम भाषा में चीजें समझ में आती हैं तो हमें उसी भाषा में बात करना चाहिए। पूरा जो नियम चलता है वो मांग और पूर्ति का चलता है, ठीक है। और हम सभी जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो गोल्ड का कंजप्शन करने वाले हैं वो भारतीय हैं, मतलब कि हम लोग इंडियंस हैं। विशेष रूप से अगर हम भारत की टोपोग्राफी देखेंगे तो सदर्न पार्ट जो है हमारा, मतलब दक्षिण भारत जो है, वहां पे सबसे ज्यादा गोल्ड का कंजप्शन होता है और ट्रेडिंग जो है वो नदर्न पार्ट में होती है। ये तो एक जनरल आइडिया हो गया। अब प्रश्न ये है कि गोल्ड जो है उसके दाम बढ़ क्यों रहे हैं। देखिए, अगर मैं एक आम इंसान की बात करूं और उससे कहूं कि मुझे निवेश करना है, तो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं भी है तो क्या कहेगा, आप गोल्ड खरीद लो। क्योंकि एक अनपढ़ व्यक्ति को भी ये पता है कि गोल्ड एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। मैं आऊंगा इस पे बाद में, क्या गोल्ड पे हमें निवेश करना चाहिए आज या नहीं करना चाहिए। एक तो चीज ये, दूसरा बहुत से बहुत हम लोग सोचते हैं कि हम किसी प्रॉपर्टी में पैसा डाल दें। तो ये दो ऐसे निवेश हैं भारत के अंदर जो एक आम आदमी समझता है, या तो वो गोल्ड खरीद ले या तो प्रॉपर्टी में पैसा डाल दे। अब अमूमन होता क्या है कि गोल्ड आदमी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एज ए सिक्योर इन्वेस्टमेंट भी खरीद रहा है। एग्जाम्पल देके बताता हूँ आपको मैं। जैसे अगर मुझे एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं गोल्ड में तो कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं डर की वजह से भी गोल्ड में कर रहा हूँ, ठीक है। अब डर की वजह से क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अगर मेरे पास में अतिशेष में पैसा है या सरप्लस अमाउंट में पैसा है और वो पैसे पे मुझे नुकसान ना हो जाए, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना गोल्ड खरीद लिया जाए। तो इस बहाने क्या होता है ना कि
गोल्ड की मांग, अब गोल्ड तो एक सप्लाई के फॉर्म में देखा जाए तो पर्याप्त मात्रा में जी। उसकी मांग बढ़ती जाती है। तो इकोनॉमिक्स में सिंपल सा नियम है कि मांग बढ़ती है तो मूल्य बढ़ता है, और मूल्य बढ़ती है तो मुद्रास्फीति, मतलब कि हम लोग जिसको महंगाई बोलते हैं, महंगाई बढ़ जाती है। नंबर एक चीज। दूसरा, आज की जो स्थिति है जिसमें आज हम लोग डिबेट करने वाले हैं, मैं इसको गोल्ड इफेक्ट नहीं कहूंगा, मैं इसको ट्रम्प इफेक्ट कहूंगा। अब हो क्या रहा है कि गोल्ड प्राइस में ट्रम्प का क्या योगदान है? अभी आपने देखा होगा हाल ही में यूएस में इलेक्शन हुए, और फिर उसके बाद में ट्रम्प ने जिस तरह से जो पॉलिसीज में चेंजेस किए हैं, जिसमें अगर इंटरनेशनल ग्राउंड पे हम लोग देखें तो दो चीजें हैं, एक है वॉर और दूसरा है टैरिफ। और अभी कुछ समय पहले की ही न्यूज में आप लोगों को बता रहा हूँ कि चाइना पे ऑलरेडी ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया है, 10% टैरिफ उसने इंक्रीज कर दिया। तो दो चीजें हैं गोल्ड के भाव बढ़ने में, या तो टैरिफ बढ़ जाए, तो टैरिफ के बढ़ने से क्या होगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा, जो वॉर चल रहा है इंटरनेशनल ग्राउंड पे, है ना, अगर वॉर में आप बोल सकते हो स्थिरता आती है तो क्या होगा, गोल्ड के प्राइस गिरेंगे। लेकिन आज की कंडीशन में हम लोग देखें तो जो हाल ही में न्यूज आई है उसमें यह है कि गाजा विल नॉट सीज फायर, मतलब गाजा विल नॉट बी चोकिंग देयर सीज फायर्स। अब अगर सीज फायर नहीं रोकेंगे तो अल्टीमेटली वॉरफेयर बढ़ने वाला है। और इंटरनेशनल ग्राउंड पे पूरी कहानी कैसे चलती है कि अगर वॉरफेयर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली लोग सिक्योर करना चाहेंगे अपने आप को, और सिक्योर करना चाहेंगे तो वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और यहाँ पर इंडिया में तेजी दिखती है गोल्ड में, जो कि हो भी रहा है। मतलब दिस इज वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस थ्रू व्हिच वी आर फेसिंग एंड वी आर डिबेटिंग टुडे, है ना। उसके बाद में आज वर्तमान में मेरे हिसाब से गोल्ड बहुत एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट नहीं है। जैसे अगर आप अपने पैसे को आज एफडी में डालते हैं तो शायद एफडी आपको ज्यादा रिटर्न देगा। आज मैं करंट प्राइस की बात कर रहा हूँ गोल्ड की, और मेरा अनुमान है सर, आप देखिएगा बिल्कुल, क्योंकि अभी तक मेरे अनुमान बहुत कम गलत होते हैं। मेरी एक समझ है इकोनॉमिक्स की, उस आधार पे बोल रहा हूं मैं। आने वाला 1 से 2 क्वार्टर तक आप देखिएगा कि स्थिति अगर यथावत रहती है तो ये गोल्ड के प्राइसेस ऊपर ही जाएंगे। मेरा ये मानना है कि आप गोल्ड के बजाय सिल्वर इन्वेस्टमेंट अगर आप करें, क्योंकि वो एक, आप कह सकते हैं। ठीक है लोकेश जी, मैं आऊंगा इस पर भी जरूर। अब मैं आपसे सवाल करूंगा कि आखिर इन्वेस्टमेंट किसके, सोना ज्यादा बेहतर है, चांदी ज्यादा बेहतर है, इस पे आप डिटेल से जरूर बताएगा जरूर। लेकिन ओमनाथ जी भी जुड़े हमारे साथ। ओमनाथ जी, क्या आप जिस तरह से लोकेश जी कह रहे थे कि अमेरिका की अगर बात कर ले, वहां पर अभी ट्रंप ने हाल ही में राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, क्या वाकई इसका असर यहां पर दिखाई दे रहा है? क्योंकि वहां पर हमने देखा ब्याज दरों में कटौती हुई है, डॉलर्स लगातार मजबूत होते जा रहा है रुपए के मुकाबले, और जो जंग की बात कर रहे थे लोकेश जी, लेकिन अगर हम देखें, ठीक है आसपास कई देशों में जंग चल रही है, लेकिन अगर देखें तो भारत बहुत लंबे समय से जंग से दूर रहा है, और आने वाले समय भी ऐसी स्थिति नहीं कि कोई जंग किसी तरह से भारत की हो सकती है। बावजूद इसके यहाँ पर इस तरह से क्यों हो रहा है कि सोने की डिमांड यहाँ पर लगातार, उस पर जो प्राइस है वो बढ़ता जा रहा है, और जिस तरह से ये भी माना जा रहा है कि जून तक हो सकता है, अभी तो 80,000 पार किया, जून तक हो सकता है 85,000 के पार जा सकता है। आप भी इस चीज को मानते हैं, या फिर सोने के भाव आने वाले दिनों में कुछ किसी प्रकार कम हो सकते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली उसके पीछे हमें ये समझना पड़ेगा कि सोना एज ए इन्वेस्टमेंट जब लिया जाता है तो ये सिर्फ इंडिविजुअल का इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसमें कॉर्पोरेट्स भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट करती है। तो आप देखेंगे कि चाइना ने लास्ट 2 साल में इतना गोल्ड खरीदा है जितना शायद हम भारतीय सब मिलकर के भी कभी नहीं खरीद सकते, और भारत सरकार ने भी एक बहुत बड़ा पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट किया है। तो ये आज की घटना नहीं है, लास्ट 2 साल से थोड़ी बहुत उसमें योगदान जंग का है, जो लड़ाइयां दुनिया में चल रही हैं। दूसरा सबसे बड़ा योगदान ये है कि गोल्ड एक रिजर्व करेंसी है। पहले आप देखेंगे कि डॉलर एक रिजर्व करेंसी हुआ करती थी। जब जो बाइडेन कमजोर होना शुरू हुए यूएस में, तो रशिया, इंडिया, इन लोगों ने जब ब्रिक्स बनाया, क्वाड बनाया, तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम एक ऑल्टरनेट करेंसी खड़ी करेंगे। तो जब ऑल्टरनेट करेंसी खड़ी होने की बात आई तो डॉलर पे एक खतरा था। तो जब डॉलर पे ऐसा खतरा आया तो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने, फिर गवर्नमेंट ने पर्टिकुलरली गोल्ड खरीदना शुरू किया। तो जैसे गोल्ड की हमेशा से सप्लाई शॉर्ट ही रहती है, एक लिमिटेड प्रोडक्शन है, तो ज्यादातर चाइना और इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी मात्रा में गोल्ड का परचेज किया। और दूसरी बात, आप कॉर्पोरेट्स को नहीं नकार सकते कि जैसे आप जितनी टेक्नोलॉजी ग्रो करती चली जाती है उतने ही आपका जो प्रेशियस मेटल है उसका उपयोग उस मटेरियल में बढ़ता चला जाता है। अगर आप एप्पल फोन को लेंगे या कोई मोबाइल फोन को लेंगे जो करोड़ों की तादाद में बनाए जाते हैं, तो जैसे जैसे वो महंगे होते जाते हैं तो उसमें प्रेशियस मेटल जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, उसके कंटेंट बढ़ते चले जाते हैं। तो गोल्ड आज की डेट में गवर्नमेंट प्लस
कॉर्पोरेट के मटेरियल में यूज होने के लिए, साथ में कॉर्पोरेट्स खुद भी गोल्ड में इन्वेस्ट करके बहुत बड़ा पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए गोल्ड की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, लेकिन जो डिमांड है वो चारों तरफ से आ रही है। इसलिए गोल्ड के दाम स्थिर बने हुए हैं, और अमूमन गोल्ड में एक बार जो प्राइस सेटल हो जाता है वो बहुत लंबे समय तक वहां बरकरार रहता है, उसमें बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल ओमनाथ जी, जिस तरह से आपने कहा, वाकई जो हमारा देश है वो लगातार सोना परचेस कर रहा है। लेकिन लोकेश जी, इसको भी हम कैसे समझे कि एक तरफ हम देख रहे हैं शेयर मार्केट लगातार गिरते जा रहा है और सोने के दाम बढ़ते जा रहे हैं, क्या इसमें भी किसी तरह का संबंध है? क्योंकि अब शेयर मार्केट पर लोगों को थोड़ा भरोसा कम होता जा रहा है और इसलिए वो अब दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं अपना इन्वेस्टमेंट, चाहे इंडिविजुअल बात कर लें या बड़े बड़े कॉर्पोरेट बात कर लें। देखिए, अभी जो रिपोर्ट्स मैंने देखी उसमें जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं उनका यही मानना है कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप एसआईपी में आज सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में रखें। उसी के साथ साथ मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें जो प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स होती है वो टिपिकली शो कर रहा है कि जो आने वाले समय में जो फेड रैंकिंग जो है, फेड रैंकिंग में आपको स्पेसिफिकली बता देता हूँ कि 99.5% है, विच इंडिकेटिंग कि लगभग जो मैंने आपको बताया अभी 1 से 2 क्वार्टर तक गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने हैं, है ना। अब आम आदमी का यही एक है, या जैसे कि सर ने बताया कि भाई कॉर्पोरेट्स भी हैं कि क्या हम लोगों को गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मैं तो इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है और जनसंख्या हमेशा ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहती है जहां से इन रिटर्न आए। बिल्कुल। तो वर्तमान में तो स्थितियां ऐसी नहीं कि गोल्ड में करें, इस वजह से जो बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन लोकेश जी, मुझे लगता है जो कुछ दर्शक देख रहे सोच रहे होंगे वो इस वक्त ये उनके जहन में जरूर ये सवाल होगा कि जब सोने के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो फिर इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया जाए, क्यों नहीं सोना खरीद के रखा जाए। उनको शायद उम्मीद होगी आज 80,000 है, क्योंकि पिछला हम 1-1.5 साल में देख रहे हैं और बहुत कम से कम 20-25% इसमें इजाफा हुआ है, तो उनको क्यों नहीं लगेगा कि हमको इसको खरीदना चाहिए? क्या आपको लग रहा है कि आगे चल के सोने के दाम गिर जाएंगे? नहीं, सोने के दाम ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि गिरेंगे, लेकिन मेरा हमेशा से मानना है कि गोल्ड भी अगर हम लोग देखें तो एक तरीके से डेप्रिसिएटिव एसेट्स होता है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखिए, जब भी हम गोल्ड लेते हैं तो ये 24 कैरेट की बात चल रही है, राइट। इसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। जब मैं गोल्ड एज ए इंडिविजुअल लेने जाता हूं तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग जुड़ता है, मतलब खरीदते वक्त मैं मैन्युफैक्चरिंग देता हूँ, ठीक है। और उसके अलावा जब मैं उसको बेचने जा रहा हूँ तो उसमें से मैन्युफैक्चरिंग लॉस, मतलब मैन्युफैक्चरिंग माइनस हो जाता है। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली अगर हम लोग देखें कॉज एंड इफेक्ट देखें, है ना, तो उसमें मेरा लॉस है गोल्ड में। आज मैं करंट प्राइस की बात कर रहा हूँ। दूसरा कि अगर मैं आज गोल्ड में इन्वेस्ट करता हूं तो क्या वो फायदे का होगा, और आने वाले समय में तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे ही, तो क्यों ना मुझे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर हम लोग कम्युलेटिव फॉर्म के अंदर देखें तो एफडी ज्यादा रिटर्न दे रही है। इन रिटर्न अगर हम लोग देखें तो एफडी ज्यादा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है शायद दर्शक इस बात को इस तरह समझ ले कि अगर आपको ज्वेलरी खरीदते हैं और जब आप उसको दोबारा बेचने जाते हैं तो कम से कम 20 से 25% वो काट के देते हैं। अगर आपकी ज्वेलरी 1 लाख रुपए की होगी तो वो आपको कम से कम 75,000 या 80,000 रुपए आपको देगा, तो 20,000 रुपए आपके इसमें ऑलमोस्ट कट ही रहे हैं आपके। लेकिन अगर आप एफडी करेंगे तो अगर आपने 1 लाख रुपए जमा किए हैं तो वो बढ़ के ही मिलेंगे आपको, उसमें कोई कटा नहीं होगा, कुछ नहीं कटेगा आपका। यही साहू जी मेरा कहना है कि हम लोग क्या है कि हम एक कम्युलेटिव फॉर्म में हमेशा बात करते हैं, लेकिन आम ठीक है लोकेश जी, लेकिन इसमें एक सवाल आ रहा है, इसमें एक सवाल आ रहा है। अगर मान लीजिए अगर कोई ब्रिक्स फॉर्म में इसको खरीदे, या हमने देखा सिक्के के फॉर्म में खरीदे, तो उसमें कटौती नहीं होती, ज्वेलरी में कटौती होती है। अगर आप ब्रिक्स फॉर्म में खरीदे या आप सिक्के के फॉर्म में खरीदे, उसमें पूरे के पूरे इसमें मिलते हैं, तो क्या ये सेफ होगा या फिर उसमें भी कटेगा आगे चल के? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमेशा अगर आप प्योर फॉर्म में खरीद रहे हैं, है ना, कॉइन्स के फॉर्म में खरीद रहे हैं आप, या ब्रिक के फॉर्म में खरीद रहे हैं, है ना, तो ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। और साहू जी, आपको याद दिलाना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेके आए थे जिसको हम गोल्ड बॉन्ड के नाम से जानते हैं। और अल्टीमेटली वो लेके इसलिए आए थे क्योंकि फिजिकल गोल्ड्स की जब डिमांड होती है, जैसे कि मेरे अभी साथी ने बताया कि गोल्ड हमेशा सप्लाई की अगर हम लोग देखें तो शॉर्टेज में ही रहता है। तो माननीय मोदी जी ने जब गोल्ड बॉन्ड लेके आए तो गोल्ड बॉन्ड का ऑब्जेक्टिव यही था कि वी विल गिव यू पीस ऑफ पेपर इन विच वी विल गिव यू गारंटी एज कंपेयर टू द गोल्ड। मतलब वहां पर हम लोग गोल्ड से ही कंपेयर कर रहे हैं और एज इट इज हम लोग आपको देंगे, बट वी आर नॉट गिविंग यू अ फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड नहीं मिलेगा आपको, तो वो ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि अगर आप हमारे दर्शकों को अगर वो चाहते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें तो इट्स बेटर टू बाय अ गोल्ड बॉन्ड। बट क्या है, हम लोग इंडियंस हैं, इंडियन टिपिकल मेंटेलिटी होती है कि फिजिकल फॉर्म में अगर कोई चीज नहीं होती है तो उसकी सिक्योरिटी एज कंपेयर टू कम दिखती है। ठीक है, लेकिन ओमनाथ जी, मुझे लगता है एक बड़ा सवाल जरूर दर्शक यहाँ पर सुनना चाह रहे होंगे कि भाई आखिर गोल्ड के दाम कब कम होंगे,
क्या वाकई धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे या स्थिर होंगे, या कोई ऐसा समय भी आएगा जब हम उम्मीद करें कि अभी तो 80 पहुंच गया है, या शायद 60 में आ जाए या 55 में आ जाए, या चलिए कम से कम 5-6 हज़ार। हमने देखा है बीच का एक वक्त था थोड़े से कम हो गया था गोल्ड का दाम, लेकिन फिर वापस वो चढ़ाव की तरफ पहुंच गया। लेकिन कोई कारण ऐसा बनेगा या किसी तरह कारण ऐसे हो सकते हैं, या कौन सा वो कारण होगा कि जब गोल्ड के दाम कम हो सकते हैं? देखिए, गोल्ड के दाम 50,000 60,000 होना तो अब असंभव जैसा दिखाई देता है। गोल्ड में इतना बड़ा करेक्शन कभी भी नहीं आता। गोल्ड जिस भाव में पहुंच जाता है लगभग उस भाव को वो मेंटेन रखता है। उसमें 5% 7% का वेरिएशन आ सकता है। जहां तक प्रश्न है कि गोल्ड के दाम कम कैसे हो सकते हैं, गोल्ड के दाम का सीधा सीधा संदर्भ है, जब इंडिया में इन्फ्लेशन का अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो 6 से 7% के बीच में इन्फ्लेशन है, तो ऑब्वियसली गोल्ड में भी 6 से 7% का इजाफा होना एक एकदम नॉर्मल सी बात है। और अगर हम जियोपॉलिटिकली देखेंगे कि अगर जब तक टेंशन्स हैं और सारी चीजें स्मूथ नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा नहीं है, तो गोल्ड के दाम कम होने की कोई संभावना कहीं पे भी नहीं बनती है। वो एक हेजिंग का टूल है। हेजिंग का टूल का मतलब जब आपको लगता है कि मुझे कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने की समझ नहीं आ रही, तो आंख बंद करके कोई भी व्यक्ति, कॉर्पोरेट हो, इंडिविजुअल हो या फिर गवर्नमेंट हो, वो गोल्ड में इन्वेस्ट करती है। चाइना जैसी गवर्नमेंट ने अगर 1000 टन का गोल्ड 2024 में खरीदा है, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी समझ शायद एक नॉर्मल व्यक्ति से बहुत अधिक होगी। और इंडिया गवर्नमेंट ने भी अपना 5% 7% 2024 में गोल्ड का रिजर्व, परचेज का रिजर्व बढ़ाया है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया, और आप अगर वॉरेन बफेट को देखेंगे तो लास्ट 3 साल से उन्होंने सिर्फ चांदी में इन्वेस्टमेंट किया है। तो उन्होंने अपने स्टॉक्स को बेचा है और चांदी में इन्वेस्टमेंट किया है। तो आप समझ सकते हैं कि चांदी और गोल्ड नियर फ्यूचर में बहुत बड़ा करेक्शन की उम्मीद रखना असंभव है। डोमेस्टिक फैक्टर सिर्फ ओमनाथ शर्मा या आप और मैं कोई गोल्ड खरीदने से सिर्फ दाम बढ़ते हैं या कम होते हैं, ये बहुत बड़ा एक मिथ है। इसके बड़े कस्टमर गवर्नमेंट और बड़े बिजनेसमैन और कॉर्पोरेट्स। बिल्कुल, वाकई चांदी का भी जिक्र आपने किया, लोकेश जी भी उस वक्त जिक्र कर रहे थे। जिस तरह से लोकेश जी आप कह रहे थे कि सोने के बदले चांदी में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा बेहतर होगा, तो आखिर क्यों? मुझे लगता है जो दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो जरा आप इनको विस्तार से बता दीजिए आखिर क्यों। देखिए, वैसे तो मेरे साथी ने इस बात को ऑलरेडी यहाँ पर क्लियर किया कि जैसे ये एक तरीके से इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट ज्यादा है, ठीक है। मतलब गोल्ड को हम लोग हर जगह यूज नहीं करते हैं, और जिन्होंने सिंपल साइंस भी पढ़ी है तो उसमें जो सबसे अच्छा वाहक माना जाता है करंट का, वो किसको माना जाता है? चांदी को माना जाता है। बट चांदी महंगी है, तो चांदी की हम वायरिंग्स तो नहीं कर सकते हैं ऑब्वियसली, बट एक इंडस्ट्रियल मटेरियल है। दूसरा, अगर हम लोग देखें तो एज कम्पेयर टू गोल्ड, चांदी खरीदना बहुत ईजी है आज की कंडीशन में। तो अगर हम लोग एक रेस की बात करें, गोल्ड और सिल्वर की रेस की बात करें, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि धीरे चलो और सुरक्षित पहुंचो, है ना। अगर गोल्ड भले ही तेजी से ऊपर जा रहा हो, है ना, उसके चांसेस कम है कि वो आने वाले समय में बहुत तेजी से और आगे बढ़े। लेकिन चांदी जिस तरह से बढ़ रहा है ना, जिसको हम लोग एवरेज प्रोपोर्शन बोल रहे हैं, तो एवरेज प्रोपोर्शन में क्या होता है, जैसे वो आपने देखा होगा ना, खरगोश और जो कछुए की जो दौड़ होती है, उसमें वो धीरे धीरे चल के कछुआ कब आगे निकल जाता है वो पता नहीं लगता है ना। और दूसरी चीज बिल्कुल मैं यहाँ पर एड ऑन करूंगा, जैसे कि ओम प्रकाश जी ने कहा यहाँ पर कि अब ये आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि गोल्ड जो है 50,000 या 60,000 हो जाएगा कभी, ठीक है, ये ऊपर ही जाना है ना। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपके पोर्टफोलियो में, जैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में समझाते हैं, है ना, हमारे स्टूडेंट्स को जो एमबीए वाले पढ़ रहे हैं, उन लोगों को हम लोग समझाते हैं कि जो आम आदमी का जो पोर्टफोलियो होता है, उसमें पहले, जब ये 80,000 के पहले की हम लोग बात करें, तो 15 से 20% आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए था गोल्ड का। लेकिन आज हमारे आम दर्शक जो देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो कितना होना चाहिए सर, तो हाल फिलहाल की कंडीशन में अगर हम लोग करंट प्राइस की बात करें, तो आपको 8 से 9% का रखना चाहिए। और अगर आप एक मिडिल एज ग्रुप में आते हैं, सॉरी मिडिल इनकम ग्रुप में आते हैं, तो ये पोर्शन आपका 6 से 7% का होना चाहिए। तो साधारण सी भाषा में ऐसे कि अगर मैं 100 रुपए कमाता हूं, तो मेरे पास में 6 से 7 रुपए का गोल्ड होना चाहिए। और अगर मैं ठीक ठाक कमा रहा हूं, तो वर्तमान की स्थिति में मेरा 8 से 9 होना चाहिए। और इसके पहले जो सजेशंस थी वो कम से कम 15 से 20% की हुआ करती थी। तो ये पोर्टफोलियो जो है वो जनता को रखना चाहिए। इस पोर्शन में अगर वो गोल्ड को खरीदते हैं आज सिल्वर को खरीदते हैं 15 से 20% में, तो मेरा ये मानना है कि बहुत अच्छे रिटर्न्स जो हैं सिल्वर में उनको देखने को मिल सकते हैं, अगर उनके पोर्टफोलियो में वो
15 से 20% सिल्वर को कर दें जी। और गोल्ड को अगर वो लोग 7 से 9% के बीच में रखें। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा गोल्ड खरीदना थोड़ा मुश्किल भी होता है, इतना आसान नहीं होता। चांदी कंपेयर ही है, मुकाबले में सस्ता है। और मुझे लगता है जो दर्शक अभी देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपकी बात की सुन के जरूर मुझे लगता है चांदी की ओर जरूर अग्रसित जरूर होंगे यहाँ पर। लेकिन ओमनाथ जी देखिए, यहाँ पर जिस तरह से हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, गोल्ड के जो लगातार दाम इसमें बढ़ते जा रहे हैं, और इसको लगातार हम समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर गोल्ड के दाम इस तरह से बढ़ क्यों रहे हैं। लेकिन अक्सर जब हम गोल्ड खरीदने जाते हैं तो अक्सर ये कहा जाता है कि आप जो सर्टिफाइड गोल्ड है, हॉलमार्क के गोल्ड है, वो खरीदें। लेकिन हम देखते हैं अभी भी अमूमन मुझे लगता है शायद 70 या 60-70% ऐसे लोग हैं जो हॉलमार्क तरफ जाते नहीं, क्योंकि थोड़ा उनको लगता है यार ज़्यादा देना पड़ेगा, या आसपास की जो दुकानें रहती मोहल्ले की वहाँ से खरीद लेते हैं। तो आपने अगर मान ली 50,000 खरीदे, जब आप उसको दोबारा बेचने जा रहे हैं तो आपको उस पर रिटर्न बहुत कम मिलता है। तो मुझे लगता है एक बार दर्शकों को आप फिर से समझा दीजिए कि सर्टिफाइड गोल्ड खरीदने से कितना फायदेमंद होता है यहाँ पर साबित। और जब आप ऐसे कहीं आसपास की दुकान से बिना सर्टिफाइड गोल्ड खरीद लेते हैं तो लगता तो है आपको सोना वो, लेकिन कहीं सोने के बदले कहीं आपके हाथ में पीतल ना थमा दे कोई। नहीं, आपने सही कहा। बेसिकली इसमें ये समझना जरूरी है कि आप गोल्ड खरीद क्यों रहे हैं। अगर आप गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीद रहे हैं तो फिर आपको बहुत ज्यादा फिजिकल गोल्ड खरीदने की आवश्यकता शायद महसूस नहीं होगी। और अगर आप सोशल ऑब्लिगेशन के लिए और पारिवारिक यूज के लिए अगर गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो 100% आपको हॉलमार्क का गोल्ड ही खरीदना चाहिए, क्योंकि वो एक सर्टिफाइड होता है कि जो गोल्ड के दाम आप चुका रहे हैं उतना पैसे का गोल्ड आपको मिल रहा है ऑब्वियसली। लेकिन अगर आप ऐसे इन्वेस्टमेंट की बात करें कि अगर आप उसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिजिकल गोल्ड खरीदने का आज की डेट में कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि सेम दाम पे आप आराम से गोल्ड फंड्स खरीद सकते हैं, गोल्ड ETF खरीद सकते हैं। और अगर आपका लंबे समय का इन्वेस्टमेंट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीद सकते हैं जिसमें 2.5% आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। ये सारे लिक्विड एसेट्स हैं, कभी भी आप उनको खरीद सकते हैं, कभी भी आप उनको सेल कर सकते हैं। घर बैठे आप मोबाइल से उन्हें परचेज कर सकते हैं, घर बैठे आप मोबाइल से उनको सेल कर सकते हैं। तो हॉलमार्क ज्वेलरी हमें तब खरीदनी है जब हमारी वो सोशल ऑब्लिगेशन है, एक नीड है, तब हमें ज्वेलरी की तरफ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वो भी एक बहुत लिमिटेड मात्रा में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगाने के बाद में बहुत बड़ा एक पोर्शन प्रॉफिट का उसमें चला जाता है। अदरवाइज गोल्ड फंड और ETF और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड सबसे बेस्ट गोल्ड इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है। और सेम पॉइंट इज एप्लीकेबल फॉर सिल्वर। आप सिल्वर का ETF खरीदिए, सिल्वर के फंड्स खरीदिए, तो आपको इजीली आप अपने मोबाइल से 2000, 5000 से लेके 2 करोड़ 5 करोड़ के आप इन्वेस्टमेंट घर बैठे बैठे कर सकते हैं। चलिए, मुझे लगता है जो दर्शक हमारे इस खास कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आज ये तो समझ गए होंगे कि आखिर गोल्ड के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, और अगर कम होने की चांसेस है तो क्यों नहीं होने की चांसेस है, और क्या हमें खरीदना चाहिए, हमें सोना खरीदना चाहिए, चांदी खरीदना चाहिए। तो मुझे लगता है आज हमारे इस खास कार्यक्रम में जरूर दर्शकों के जरूर फायदेमंद साबित होगा हमारा सेशन। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, लोकेश जी और ओमनाथ जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार जिस तरह से सोने के दाम बढ़ते जा रहे हैं, अब 80,000 के पार पहुंच गया है एक तोला, और ऐसे उम्मीद की जा रही है जून के बाद ये 85,000 भी पहुंच सकता है। लेकिन इसकी क्या वजह थी, इसको हमने आपको बताया खास कार्यक्रम में। लेकिन आप कभी भी गोल्ड या चांदी खरीदने जाए तो सर्टिफाइड गोल्ड खरीदें, सर्टिफाइड चांदी खरीदिए, ये आपकी जो पैसे हैं इसको ज्यादा सेव करेगा। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।